गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस चैप्टर के अंदर हम जो है टॉपिक कर रहे थे मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उनके अंदर हमने 2 पार्ट तो इसके कर लिए थे। आज हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे आगे तक। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है, इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय हर्शल। तो इंफ्रारेड वेव्स को हर्शल ने डिस्कवर किया था, ये साइंटिस्ट नेम है हर्शल। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्स टू 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ये इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो आगे देखिए, इंफ्रारेड वेव्स समटाइम्स आर कॉल्ड एज हीट वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स भी कहते हैं because their absorption causes the heating effect in the bodies and surrounding। क्योंकि अगर कोई बॉडी इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, तो वो बॉडी गर्म हो जाती है। अब जो सनलाइट है उसके अंदर भी काफ़ी पार्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस का होता है जो हमें गर्मी देती है, जिसकी वजह से धूप में हम बैठते हैं तो हमें गर्मी लगती है। और यही हमारे एटमॉस्फेयर को भी गर्म रखती है, जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। नहीं तो रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे कि वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज़। तो जितनी भी हॉट बॉडीज़ है वो इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, एंड मॉलिक्यूल्स, और हॉट मॉलिक्यूल्स भी इनको प्रोड्यूस करते हैं। These waves are not detected by human eyes, but snakes can detect them। ह्यूमन आई इनको नहीं देख सकती। तो जैसे सनलाइट है हमें तो ट्रांसपेरेंट दिखती है, उनके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होती हैं, ठीक है। और कुछ पार्ट थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट का भी होता है, विजिबल लाइट भी होती है जिससे हम देख सकते हैं दूसरी चीज़ों को। तो इस तरह से उसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन का भी पार्ट होता है सनलाइट के अंदर। इसके यूजेस देखिए, यूजेस देखने से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड, नंबर 1 है इन फिजिकल थेरेपी टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। तो सेका वगैरह लगाने के लिए ये यूज़ की जाती है। नंबर 2, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट बाय यूजिंग सोलर सेल। अब सोलर सेल क्या करते हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ करते हैं, और जब वो गर्म हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तभी तो आपने देखा होगा ना, सोलर सेल का फेस सन की तरफ रखना पड़ता है, जितनी तेज़ धूप होगी उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। ये ड्राई फ्रूट्स जो हम खाते हैं, ये इनको धूप में सुखा के ही ड्राई किया जाता है। नंबर 4 है फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। तो वहाँ पे इंफ्रारेड कैमरा का यूज़ किया जा सकता है। 5th है इन ग्रीन हाउस टू कीप द प्लैनेट वार्म। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वो क्या करती है, वो हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और जब रात के टाइम सनलाइट नहीं होती तो वो जो हीट है वो अंदर ही रुकी रह जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे कि इसका टेम्परेचर न्यूट्रल सा रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने एक चीज़ और देखी होगी कि आजकल ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो ये सारे कंसेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो उत्सर्जन अगर कम होगा तो जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या नुकसान है ये आपको पता ही है कि ग्लेशियर वगैरह पिघल जाएंगे, जिससे कि सी लेवल बढ़ जाएगा, और जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो सी के अंदर डूब जाएंगे, जो नज़दीकी है तटवर्ती इलाके वो, क्योंकि सी का लेवल बढ़ेगा तो न उसके नज़दीक के जो इलाके हैं वो उसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो ये है, इसलिए हमें इसके उत्सर्जन को रोकना चाहिए।
जो है फॉसिल फ्यूल, जो ये ईंधन है पेट्रोल डीजल, इनका सीमित प्रयोग करना चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक सिर्फ। आगे देखिए, आगे है इन रिवीलिंग द सीक्रेट राइटिंग ऑन द एंशियंट वॉल्स। जो एंशियंट वॉल्स थी, पुरानी दीवारें होती हैं, पुरानी जो गुफाएं थी वहाँ पर, तो उनके अंदर जो सीक्रेट राइटिंग है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से विजिबल हो जाती है। कुछ गुफाएं हैं वहाँ पे, तो उनके अंदर होता है इसका यूज़। नंबर 7 है इन सोलर वाटर हीटर एंड कुकर। तो इनके अंदर तो यूज़ करते ही हैं हम, ठीक है। अच्छा, एक 5th पॉइंट हमारा रह गया इन ग्रीन हाउसेस टू कीप द प्लांट्स वार्म। अब ग्रीन हाउस जनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आपने देखा है कि जो है खेतों के अंदर ग्रीन हाउस बने होते हैं, कई लोग बनवाते हैं, उनके अंदर खेती करते हैं, ठीक है। और ग्रीन हाउस का थोड़ा सा प्रोडक्ट महंगा भी बिकता है, वहाँ पे लागत भी काफ़ी आती है, तो वो ग्रीन हाउस ही होते हैं। वो अलग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसमें बेमौसमी सब्जियां भी उगाई जा सकती है और उनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इन सोलर वाटर हीटर एंड कुकर। तो वाटर हीटर और कुकर के अंदर आपको पता ही है इनका यूज़ किया जाता है, और सोलर रेडिएशन का ही वहाँ पे उसका जो इंफ्रारेड वेव्स है वही यूज़ होती है। नेक्स्ट यूज़ आता है इन वेदर फोरकास्टिंग थ्रू इंफ्रारेड फोटोग्राफी। तो इंफ्रारेड कैमरा से जो है स्पेस के अंदर जो है बादलों वगैरह की फ़ोटोग्राफी करके वहाँ से आइडिया मिल जाता है कि कैसा वेदर रहेगा फ्यूचर में। और लास्ट है इन चेकिंग द प्योरिटी ऑफ केमिकल्स एंड इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बाय टेकिंग इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इंफ्रारेड रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को चेक करके हम केमिकल्स की प्योरिटी का भी पता लगा सकते हैं। तो इसके यूजेस थे इंफ्रारेड वेव्स के। नेक्स्ट टॉपिक है विजिबल लाइट। इट इज़ द नैरो रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो पूरा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का, तो उसमें से एक छोटा सा रीजन आता है विजिबल लाइट का, विच इज़ डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज इनको देख सकती हैं। इट्स फ्रिक्वेंसी इज रेंजिंग फ्रॉम 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एटॉमिक एक्साइटेशन। एटम्स के एक्साइटेशन से ये पैदा होती है। एक्साइटेशन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो वो हायर स्टेट में चला जाता है, हायर लेवल पे, और जब एनर्जी रिलीज़ करता है तो वो लाइट की फॉर्म में होती है, तो इसे बोलते हैं एटॉमिक एक्साइटेशन। तो इससे विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है। द विजिबल लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराउंड अस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड सराउंडिंग अस। तो विजिबल लाइट की वजह से ही, विजिबल लाइट जब ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हमें सारे ऑब्जेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। देखो, जब अंधेरा कमरा होता है वहाँ पे लाइट नहीं होती, तो क्या वो ऑब्जेक्ट भी नहीं होते? सब के सब होते हैं। लेकिन जब लाइट जगती है तो वो लाइट उन ऑब्जेक्ट के ऊपर डलेगी और वो रिफ्लेक्ट होगी, हमारी आंखें उनको रिसीव करेंगी, तब भी हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं। 5th है अल्ट्रावायलेट रेज। The ultraviolet rays were discovered by Ritter in 1801. The frequency range of ultraviolet rays is 8 into 10 raised to power 14 to 5 into 10 raised to power 16 Hz. ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। The ultraviolet rays are produced by sun, special lamp and very hot bodies. Most of the ultraviolet rays coming from sun are absorbed by the ओजोन लेयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो जो सन के रेडिएशन में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है या रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन जो है अगर थोड़ा सा भी पार्ट उसका जो है अंदर आता है वो हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट होता है, थोड़ा नुकसानदायक होता है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का थोड़ा सा फैक्टर होता है रेडिएशन के अंदर। और दूसरी बात, हम ओजोन लेयर की बात करें, आजकल सुनने में आता है कि ओजोन लेयर के अंदर एक होल हो गया, तो उस रीजन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंटर कर जाएंगी जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होती हैं। द अल्ट्रावायलेट रेज इन वेरी लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन आइज। हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होती है ये।
आगे है इसके यूजेस। अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड, फर्स्ट है फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल्स थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज कॉजिंग फ्लोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंस होता है चमक, तो मिनरल के अंदर अलग अलग तरह की चमक पैदा होती है जब अल्ट्रावायलेट रेज उन पे डाली जाती है, तो वो मिनरल के बारे में बताती है हमें। नेक्स्ट है इन द स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल सेल थ्रू अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो मॉलिक्यूल के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से एक्सटर्नल सेल में घूम रहे हैं, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की हेल्प से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं। थर्ड है टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड फॉर स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बैक्टीरिया को मारने के लिए, स्टरलाइजिंग होता है बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म कर देना, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी के लिए डॉक्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर से। नेक्स्ट है इन बर्गलर अलार्म, चोरों पकड़ने के लिए जो अलार्म वगैरह लगाए होते हैं उनके अंदर भी इन रेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन द डिटेक्शन ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट्स इन फोरेंसिक लेबोरेटरी। जो फोरेंसिक वाले होते हैं वो फिंगरप्रिंट को चेक करने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ करते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए। और लास्ट है इसमें टू प्रिजर्व द फूड स्टफ, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाली जाती है, जिससे उनके अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है इस्तेमाल करने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, एक्स रेज, 6 नंबर है एक्स रेज। द एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिस्ट W. Röntgen. Their frequency range is 10⁻16 Hz to 3×10⁻21 Hz. These are produced when high energy electrons are stopped suddenly on a metal of high atomic number. ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम मेटल शीट के थ्रू स्टॉप की जाती है तो उसमें से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। एक्स रेज हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब ये जो है काफ़ी मटेरियल को क्रॉस कर सकती है, पास कर सकती है उसमें से। यूजेस एक्स रेज आर यूज्ड, नंबर 1 इन सर्जरी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर, फॉरेन बॉडीज लाइक बुलेट, डिजीज्ड ऑर्गन्स एंड स्टोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो एक्सरे का उपयोग आपको पता ही है फ्रैक्चर वगैरह को देखने के लिए किया जाता है, या बॉडी के अंदर कहीं भी कोई जो है प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, उन ऑर्गन्स की, उन अंगों की हम एक्सरे निकलवाते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि उनके अंदर क्या कंडीशन है। सेकंड है इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट, क्रैक, फ्लॉज एंड होल्स इन फाइनल मेटल प्रोडक्ट। तो जैसे मेटल के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और सेकंड है फॉर द टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग्स, कास्टिंग एंड मोल्ड्स। तो वेल्डिंग कितनी मजबूत है, कास्टिंग कैसी हुई है, मतलब ढालते हैं ना किसी मटेरियल को, तो उसे चेक करने के लिए कि उसके अंदर क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं, तो इस सब का पता करने के लिए एक्स रेज का यूज़ किया जाता है। थर्ड है इन रेडियोथेरेपी टू क्योर अनक्योरेबल स्किन डिजीज़ एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ। तो रेडियोथेरेपी के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट। तो डिटेक्टिव जो जासूस लोग होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं इसका, फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, ओपियम, गोल्ड एंड सिल्वर इन बॉडी ऑफ स्मगलर। तो स्मगलर की बॉडी के अंदर कुछ है तो नहीं एक्सप्लोजिव वगैरह, ओपियम जैसे अफीम या सोना चांदी जो छुपा के लेके आए हैं वो, तो वो इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज़ है, नंबर 1 फॉर द डिटेक्शन ऑफ पर्ल इन ऑयस्टर एंड डिफेक्ट्स इन रबर टायर
गोल्ड एंड टेनिस बॉल एट्सेट्रा। तो इन सब के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उनको पता लगाने के लिए किया जाता है। गोल्ड के अंदर या टेनिस बॉल के अंदर या रबर टायर के अंदर कोई डिफेक्ट्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर जहाँ ये डेवलप होते हैं, तो उनमें से पास करते हैं इनको एक्सरेज को। अगर कोई डिफेक्ट होता है तो वो विजिबल हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। और पर्ल इनोएस्टर मतलब मोती, सीप में से मोती निकलता है, तो ये चेक करने के लिए कि उनके अंदर मोती है या नहीं, इन सब के डिटेक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सेकंड है फॉर टेस्टिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंसुलेटिंग मटेरियल कितना यूनिफॉर्म है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, इसके लिए भी। और लास्ट है इन साइंटिफिक रिसर्च। रिसर्च के अंदर भी एक्सरेज का यूज़ किया जाता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के लिए, एंड मॉलिक्यूल्स इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के अंदर एटम मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो है वो देखने के लिए भी एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। आज का लास्ट है टॉपिक हमारे पास गामा रेज। गामा रेज, ये गामा इसका सिंबल है, वाई को थोड़ा एक्सटेंड सा करके बनाया गया है। गामा रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेज 3 × 10⁻18 हर्ट्ज टू 5 × 10⁻22 हर्ट्ज। तो जो हमने आज ये सारे पढ़े हैं पार्ट, इन सब में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है। गामा रेज हैव न्यूक्लियर ओरिजिन, ये न्यूक्लियस से निकलती है। एटम का जो न्यूक्लियस होता है वहाँ से ये प्रोड्यूस होती है। दीज रेज आर हाईली एनर्जेटिक, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो खुद ही रेडिएशन निकालते रहते हैं, उनमें से अपने आप ही लाइट निकलती रहती है, रात को भी वो चमकते हैं। जैसे कि रेडियम एक सब्सटेंस होता है, तो उसमें से गामा रेज निकलती हैं। यूजेस क्या है इसके? गामा रेज आर यूज्ड, नंबर 1 है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। तो किसी की बॉडी में अगर ट्यूमर हो जाता है, उनको बर्न वगैरह करने के लिए या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 2 है टू प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर ए लॉन्ग टाइम एज द सॉफ्ट गामा रेज कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली। तो फूड को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक गामा रेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हल्की सी गामा रेज भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनको किल करने में काम आती है, किल कर देती है, जिससे कि फूड लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। थर्ड है टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए गामा रेज का यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट है टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो यहाँ भी गामा रेज का यूज़ किया जा सकता है एटम के न्यूक्लियस के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये रेज कहाँ से निकलती है? न्यूक्लियस से ही निकलती है। तो न्यूक्लियस के बारे में नॉलेज लेने के लिए भी गामा रेज का यूज़ किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। इन सब टॉपिक्स को अच्छे से करना है आपने, ठीक है? तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।